नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ इस सर्कुलर के बारे में। दोस्तों, गवर्नमेंट ने यहाँ पे सर्कुलर इशू किया है और क्लेरिफाई किया है जो 3B और 2A के बीच आपका डिफरेंस आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के बीच, तो कैसे उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। अगर आपको नोटिस इशू किया गया है या फिर ऑडिट किया गया या इन्वेस्टिगेशन किया है टैक्स ऑफिसर के द्वारा, तो कैसे उसकी ट्रीटमेंट करेंगे। अगर आपका 2A और 3B के बीच डिफरेंस है फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में, चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिल सके। तो दोस्तों, बात करने वाला हूँ सर्कुलर के बारे में, सर्कुलर नंबर 183 के बारे में, जो कि 27 दिसंबर 2022 को इशू किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है सेक्शन 16 के हिसाब से जो एलिजिबिलिटी और जो कंडीशन है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का, जो इनिशियल पीरियड था जीएसटी का, जब जीएसटी लागू किया गया, इनिशियल पीरियड का मतलब हो गया 17-18 और 18-19। उस टाइम पे हो क्या रहा था, बहुत सारे टैक्स पेयर ने अपनी जीएसटीआर 1 को भरने में मिस्टेक्स करी हैं, जिसकी वजह से हुआ क्या है, जो उन्होंने जीएसटीआर 3B में इनपुट क्लेम किया, वो जीएसटीआर 2A के अंदर वो इनपुट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। अब ऐसे में जब यहाँ पे टैक्स ऑफिसर इनकी रिटर्नों को, टैक्स पेयर की रिटर्नों को स्क्रूटनी करते हैं, ऑडिट करते हैं या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो वहाँ पे ये पाते हैं कि फॉर्म जीएसटीआर 2A के अंदर उस तरह का जो क्रेडिट है वो फ्लो नहीं हो रहा, दिखता नहीं है 2A में, क्योंकि जब रिटर्न फाइल की गई R1 उस समय कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दी गई है, उसकी वजह से वो दिख नहीं रहा। और जब ये आईटीसी दिखता नहीं है तो ऑफिसर यहाँ पे उनको नोटिस इशू कर देते हैं, उसका एक्सप्लेनेशन मांगते हैं और कई केसेस में उनको रिवर्सल भी करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे डिपार्टमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया है कि अगर इस तरह का इशू आता है तो कैसे यहाँ पे हैंडल करना है फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के अंदर। ऐसा दोस्तों इसलिए भी हुआ था कि हम 3B के अंदर इनपुट क्लेम कर रहे थे, लेकिन कोई मैचिंग का कंसेप्ट नहीं था। जितना इन्वॉइस आया उतना ही सेल्फ डिक्लेयर करके इनपुट ले लेते थे, ठीक है, जितना हमारे पास बिल है, और कोई मैचिंग नहीं थी, कुछ भी रिकन्सिलेशन नहीं था 17-18 और 18-19 में। इस वजह से भी यहाँ पे हमें पता नहीं चल पाता था कि 2A और 3B के बीच कितना डिफरेंस है, और एक्स्ट्रा इनपुट कई केसों में ले लिया गया है या सामने वाले पर्सन ने रिटर्न ही गलत फाइल करी है, उसकी वजह से एक्स्ट्रा इनपुट दिखता है। गवर्नमेंट ने बाद में इसमें रूल 36 सब रूल 4 को भी इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे बोल दिया कि भाई जो 2A के अंदर इनपुट होगा वही इनपुट आप ले सकते हैं, उसके अलावा नहीं ले पाएंगे अगर 2A में नहीं होता है तो। अभी यहाँ पे गवर्नमेंट क्लैरिफाई कर रही है कि अगर जो आपने इनपुट क्लेम कर लिया और 2A में नहीं आ रहा, तो कैसे फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में उसकी ट्रीटमेंट करनी होगी। तो देखो, यहाँ पे सिनेरियोज है और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन है। सबसे पहले बोलते हैं कि अगर सप्लायर फेल हो जाता है फर्निश करने में अपनी R1, ठीक है, लेकिन उसने 3B फाइल करी है उस पीरियड की, और जिसके वजह से जो रिसिपेंट है उसको फॉर्म जीएसटीआर 2A के अंदर उस तरह के इन्वॉइसेस का इनपुट दिखता नहीं है। मतलब कि सप्लायर फेल हो गया R1 फाइल करने में, उसने 3B तो फाइल करी है लेकिन R1 फाइल नहीं कर पाया। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स तो दिया है लेकिन R1 वो फाइल नहीं कर पाया। R1 फाइल नहीं करेगा तो क्या होगा, जो रिसिपेंट है जिसने इन्वॉइस लिया उसको 2A में दिखेगा नहीं, तो उसको 2A में नहीं दिखा, तो इस तरह के केसेस में क्या करें। तो यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, देखो इस तरह के केसेस में आईटीसी का डिफरेंस आएगा, क्योंकि जब रिसिपेंट अपनी 3B फाइल करेगा तो उसमें जो इनपुट क्लेम करेगा और जो 2A के अंदर इनपुट आएगा वो शो नहीं करेगा, ठीक है, उसके बीच डिफरेंस बन के आएगा। तो इस तरह के केसेस में गवर्नमेंट कह रही है कि पैरा नंबर 4 में जो पॉइंट बताया गया ना 2A के लिए, आप उस वाले पॉइंट को हैंडल करोगे। 3B में अगर रिसिपेंट ने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है और 2A में वो नहीं आ रहा है, तो पैरा नंबर 4 के अंदर जो बातें बताई गई हैं उसके हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा इस तरह के डिफरेंस को। तो चलिए पैरा नंबर 4 भी समझते हैं। सबसे पहले क्या बोलती है गवर्नमेंट, देखो पैरा नंबर 4 में यहाँ पे गवर्नमेंट बोलती है कि प्रॉपर ऑफिसर को वो सभी डिटेल लेनी पड़ेगी 3B के अंदर जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया, और जो इन्वॉइसेस 2A में नहीं आ रहे उनको रजिस्टर्ड पर्सन से उसकी डिटेल लेनी पड़ेगी। मान के चलिए कि 15 इन्वॉइस ऐसे हैं जो 2A में आता ही नहीं है और 3B में उसका इनपुट ले लिया, तो उस 15 इन्वॉइस की डिटेल लेनी पड़ेगी, और प्रॉपर ऑफिसर को ये देखना पड़ेगा कि सेक्शन 16 ऑफ द CGST एक्ट की जो कंडीशंस बताई गई है, क्या यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन उसको फुलफिल कर रहा है उसके कंडीशंस को। क्या कंडीशन है, पहली कंडीशन कि उसके पास एक प्रॉपर इनवॉइस है, ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, जो कि सप्लायर ने इशू किया है। मतलब कि
टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एक तरह से, मतलब कि कोई भी टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट हो, इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, तो उसके पास वो इनवॉइस हो एक्चुअल में। दूसरा, उसने एक्चुअली में गुड्स को रिसीव किया है या सर्विस को रिसीव किया है, ठीक है। तीसरा, जो उसने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव करी उसकी पेमेंट उसने सप्लायर को करी है टैक्स के साथ, मतलब जितने भी इनवॉइस की वैल्यू है वो टोटल इनवॉइस अमाउंट उसने पे किया है सप्लायर को, ठीक है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल करते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर उनको अलाउ कर सकते हैं इस तरह के इनपुट को लेने के लिए, जो भी डिफरेंस आ रहा है इस तरह के इनपुट को लेने के लिए अलाउ कर सकते हैं। और उनको एक बात का और भी ध्यान रखना होगा, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर जो टाइम लिमिट है, क्या उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग इन्होंने इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है? ऐसा तो नहीं कि 17-18 का इनपुट जो टाइम लिमिट है उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग नहीं क्लेम किया। 30 सितंबर थी कि 30 सितंबर तक रिटर्न में वो इनवॉइस शो होना चाहिए था, कि ऐसा तो नहीं कहीं वो 30 सितंबर के बाद उस इनवॉइस को शो किया गया है। तो इन सभी बातों को ध्यान रखना होगा। और अगर कोई रिवर्सल बनता है सेक्शन 17 और सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग तो उनको यहाँ पे रिवर्सल भी करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये है कि अगर 2A में नहीं आता है इनवॉइस, ठीक है, और 3B में आपने उसका इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लिया है, तो प्रॉपर ऑफिसर सेक्शन 16 के जो कंडीशंस है ये 3 कंडीशंस को चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाइड करते हैं तो आपका इनपुट अलाउ हो जाएगा। उसके बाद बी वाले क्वेश्चन में पूछते हैं सिनेरियो जो है, अगला सिनेरियो, कि अगर यहाँ पे GSTR 1 फाइल हुई है, 3B भी फाइल हुई है, लेकिन सप्लायर ने एक सप्लाई उसकी रह गई। सप्लायर ने यहाँ पे R1 भी फाइल करी, 3B भी फाइल करी उस टैक्स पीरियड की, लेकिन उस टैक्स पीरियड में एक सप्लाई ऐसी रह गई है जिसको वो अपनी R1 में रिपोर्ट नहीं कर पाया। मतलब कि एक इनवॉइस ऐसा रह गया जिसको अपनी R1 में रिपोर्ट नहीं कर पाया। अब इसके वजह से जो रिसिपेंट है उसके GSTR 2A में वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, हालांकि सप्लायर ने 3B के अंदर उसका टैक्स पे किया है। तो इस सिचुएशन में क्या करना होगा? तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्लेरिफाई कर रही है। देखो, गवर्नमेंट कह रही है कि अगर यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन में ITC क्लेम किया है फॉर्म GSTR 3B के अंदर रिसिपेंट ने और 2A में वो नहीं आ रहा, तो उनको यहाँ पे पैरा नंबर 4 के अंदर जो कंडीशन बताई गई है 2A के लिए, जो डिफरेंस आया 3B और 2A का, उसके हिसाब से उनको फॉलो करना पड़ेगा। 4 की कंडीशन क्या थी? मैंने आपको बताया कि ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट्स को अगर वो सेटिस्फाइड करता है तब इनपुट एज क्रेडिट ले सकता है। पहला, जितना भी डिफरेंस है उस इनवॉइस की डिटेल प्रॉपर ऑफिसर को देना पड़ेगा और प्रॉपर ऑफिसर इन तीनों पॉइंट्स को चेक करेगा क्या वो फुलफिल कर रहा है और क्या टाइमली उसने इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया है। तो उस केस में यहाँ पे इस तरह के ITC अलाउ हो जाएगा। अगले पॉइंट में पूछते हैं सी वाले पॉइंट में कि देखो, सप्लाई जो की गई है एक रजिस्टर्ड पर्सन को की गई और इनवॉइस भी इशू किया गया रूल 46 के हिसाब से, CGST रूल के हिसाब से रिसिपेंट को, उस रिसिपेंट को इनवॉइस इशू किया गया, लेकिन सप्लाई जो है वो गलत तरीके से रिपोर्ट कर दी गई B2B के जगह पे B2C सप्लाई के अंदर GSTR 1 में। अब इसके वजह से वो जो इनवॉइस है वो GSTR 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा रजिस्टर्ड पर्सन के। तो इस केस में क्या करें? देखो, अगर इस तरह का केस आता है जहाँ पे ITC क्लेम किया है रजिस्टर्ड पर्सन ने 3B के अंदर और 2A में इनवॉइस नहीं आ रहा, तो पैरा नंबर 4 में जो कंडीशंस बताए गए हैं उस प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि रिसिपेंट ने सभी डॉक्यूमेंट सही से इशू किया है, इनवॉइस भी रूल के अकॉर्डिंग इशू किया है, लेकिन जब वो R1 फाइल कर रहा था तो B2B के जगह पे B2C सप्लाई के अंदर दिखा दिया। अब ऐसे में हुआ क्या, 2A में वो इनवॉइस आ ही नहीं रहा। अब रिसिपेंट ने जिसने इनवॉइस लिया 3B में तो उसका इनपुट क्लेम कर लिया, क्योंकि पहले कोई मैचिंग था ही नहीं, 3B में क्लेम कर लिया, अब 2A में वो इनवॉइस ही नहीं आ रहा। तो इस तरह के कंडीशंस में पैरा नंबर 4 में जो प्रोसीजर है उसको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। देखो, मैंने बताया आपको प्रोसीजर क्या है कि ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करेंगे, जो डिफरेंस है उसकी डिटेल प्रॉपर ऑफिसर को देनी पड़ेगी और ये 3 कंडीशन अगर सेटिस्फाइड करते हैं सेक्शन 16 के, तब इनपुट एज क्रेडिट अलाउ हो जाएगा, ले लेंगे वो, और टाइमली इनपुट एज क्रेडिट क्लेम किया हो। अगला क्वेश्चन है डी वाले पॉइंट में, बोलते हैं कि अगर सप्लायर ने R1 भरी है और GSTR 3B भरी है, लेकिन उसने रॉन्ग GST नंबर पे इनपुट दे दिया या रॉन्ग GST नंबर पे उसने सप्लाई को डिक्लेयर कर दिया GSTR 1 के अंदर, तो उस तरह के केसेस में क्या करें? फिर से समझो, देखो, सप्लायर ने अपनी GSTR 1 भी फाइल करी है, 3B भी फाइल करी है, लेकिन हुआ क्या है, उसने गलत तरीके से अपनी GSTR 1 फाइल करी। एक्चुअली एक इनवॉइस का जिस रिसिपेंट के GST नंबर पे उसकी डिटेल भरनी थी उस पर ना भर के किसी दूसरे रिसिपेंट की डिटेल पे भर दी, GST नंबर गलत हो गया GSTR 1 में कुल मिला के। तो उस तरह के केसेस में जो इनपुट है वो 2A में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो ऐसे केस में क्या करें कि देखो, अगर यहाँ पर रिसिपेंट ने उसका ITC 3B में क्लेम किया है लेकिन 2A में वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा,
तो जो पैरा नंबर 4 के अंदर कंडीशंस बताई गई है उसको फॉलो करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, इसके अलावा प्रॉपर ऑफिसर को जिस रिसिपेंट के जीएसटी नंबर पर वो इनपुट गया वहाँ पर कंसर्न टैक्स अथॉरिटी को इंटीमेट भी करना पड़ेगा कि ये जो इनवॉइस है ये किसी और पर्सन का था और रॉन्गली उसने मेंशन कर दिया, और अगर रिसिपेंट ने उस इनवॉइस का इनपुट क्लेम किया है तो वो इनपुट डिसअलाउ हो जाएगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों, देखो पैरा नंबर 4 का ही पार्ट है ये कि अगर यहाँ पे सप्लायर ने टैक्स पेड किया है, ठीक है, उस तरह की सप्लाई का, तो जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको किस प्रकार से एक्शन लेना होगा, ठीक है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज सी के अकॉर्डिंग जो कंडीशंस है उस कंडीशन में अगर यहाँ पे सप्लायर ने टैक्स को पे किया है तो प्रॉपर ऑफिसर को इस तरह की जो कंडीशंस बताई गई है, ये जो एक्शन बताया गया है, ये एक्शन लेना है। देखो ये है कंडीशन। पहला, अगर डिफरेंस होता है आईटीसी के अंदर 3B में और 2A में क्लेम किया रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, ठीक है, और वो फाइनेंशियल ईयर में एक्सीड हो जाता है 5 लाख से ज़्यादा, तो प्रॉपर ऑफिसर को रजिस्टर्ड पर्सन से सर्टिफिकेट मांगना होगा जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा हो। एक CA सर्टिफाइड सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, या फिर कोस्ट अकाउंटेंट के द्वारा ये सर्टिफिकेट लेना होगा, जहाँ पे वो बताएंगे कि ये जो इनवॉइस है इस इनवॉइस का टैक्स सप्लायर ने एक्चुअली में गवर्नमेंट को पे किया है, उस सप्लाई के ऊपर टैक्स पे कर दिया गया है सप्लायर की जीएसटी ईयर 3B के अंदर। इस तरह का जो CA सर्टिफिकेट होगा या CMA सर्टिफिकेट होगा उसके अंदर यूडीन होना चाहिए, और वो यूडीन वेरीफाई हो CA वेबसाइट पे या CMA वेबसाइट पे, ठीक है, समझ गए। सिंपल सी बात है। देखो अगर यहाँ पे टैक्स पे किया गया है सप्लायर के द्वारा सप्लाई का उस सप्लाई का गवर्नमेंट को, तो उस केस में प्रॉपर ऑफिसर को ये एक्शन लेने होंगे। पहला एक्शन तो ये है कि अगर आईटीसी का डिफरेंस 3B और 2A के बीच 5 लाख से ज़्यादा होता है तो CA सर्टिफिकेट देना पड़ेगा एक रजिस्टर्ड पर्सन को, प्रॉपर ऑफिसर को, जहाँ पे CA सर्टिफिकेट के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो मेंशन करेंगे कि जो सप्लाई की गई है सप्लायर के द्वारा, इस सप्लाई का जो टैक्स है वो सप्लायर ने अपनी 3B के अंदर पे किया है, ठीक है, और इस तरह का सर्टिफिकेट पे यूडीन हो और वो CA की वेबसाइट पे या CMA की वेबसाइट पे वेरीफाई हो। और अगर डिफरेंस यहाँ पे 5 लाख रुपए तक होता है, पहला था 5 लाख से ज़्यादा होता है, अगर डिफरेंस 5 लाख रुपए तक होता है 2A और 3B का, तो उस केस में यहाँ पे सप्लायर सर्टिफिकेट इशू करेगा, ठीक है, अपने लेटर हेड पे कि इस तरह की जो सप्लाई है उसका टैक्स उसने अपनी GST या 3B के अंदर पे कर दिया है गवर्नमेंट को। देखो सिंपल सी लैंग्वेज में यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है, देखो सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 के अंदर रिलैक्सेशन है 17-18 से रिलेटेड आईटीसी का। 17-18 से रिलेटेड आईटीसी को आप सितंबर मंथ तक ले सकते थे, सितंबर 18 तक, लेकिन गवर्नमेंट ने ड्यू डेट को बढ़ा दिया, बोल दिया मार्च 19 तक ले लो पिछले साल का आईटीसी। कोई भी इनवॉइस रहता है वो भी आप मार्च 19 तक R1 में डिक्लेयर कर सकते हो। अगर सप्लायर ने R1 में मार्च 19 तक डिक्लेयर कर दिया है तब तो वो आईटीसी कंसीडर कर किया जा सकता है, और अगर उसने बाद में किया होगा तो वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। और ये जो इंस्ट्रक्शन है वो केवल फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए ही एप्लीकेबल होगा, जो भी यहाँ पे डिफरेंस आता है। और ये इंस्ट्रक्शन जो अभी करंटली प्रोसीडिंग जिनकी चल रही है, जिनकी स्क्रूटनी, जिनका ऑडिट या जिनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनके लिए अप्लाई होगा 17-18 फाइनेंशियल ईयर के लिए। जिनका पहले से ही ऑडिट कंप्लीट हो गया, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है, या स्क्रूटनी कंप्लीट हो गई, उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। तो दोस्तों ये है 17-18 से रिलेटेड GST या 3B और 2A के बीच में अगर डिफरेंस आता है इनपुट एज क्रेडिट का, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लेरिफिकेशन दी है कि कैसे यहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को इस तरह के डिफरेंस को ट्रीट करना होगा, हैंडल करना होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।